तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम बिहार के भूगोल, इसके गहरे ऐतिहासिक पन्नों और कुछ बहुत ही दिलचस्प आधुनिक आंकड़ों पर बात करने वाले हैं। देखा जाए तो ये राज्य अपने आप में पूरी की पूरी एक केस स्टडी है। तो आइए इसे थोड़ा करीब से और काफी व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। चीजों को एकदम सिंपल और फोकस्ड रखने के लिए हम इस एक्सप्लेनर को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, भूगोल और प्रमुख नदियां। दूसरा, ऐतिहासिक धरोहर। तीसरा, संस्कृति और कला। और आखिर में जनसांख्यिकी और प्रशासन। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भूगोल और प्रमुख नदियां। आखिर किसी भी जगह की कहानी उसकी जमीन और पानी से ही तो शुरू होती है ना? अब जरा इसके भौगोलिक आकार को देखते हैं। कुल क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की तरफ 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर। एरिया के हिसाब से ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? जमीन का इतना सीमित हिस्सा होने के बावजूद पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व के मामले में ये पूरे देश में नंबर 1 है, बिल्कुल टॉप पर। अब जब बात नदियों की हो रही है तो एक ऐसा सवाल है जो अक्सर एग्जाम्स और चर्चाओं में आता है। वो कौन सी नदी है जिसे कुख्यात रूप से बिहार का शोक यानी सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है? जी हाँ, इसका जवाब है कोसी नदी। और इससे ये नाम यूं ही नहीं मिला। दरअसल ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, और वो भी बहुत तेजी से। इसी वजह से यहाँ भयंकर बाढ़ आती है। खैर, आगे चलकर ये कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। और गंगा की बात चली है तो बता दें कि गंगा नदी खुद बिहार के अंदर लगभग 445 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करती है। थोड़ा पश्चिम की तरफ चलें तो वहां बहती है गंडक नदी, जिसे नारायणी भी कहते हैं। ये नदी वाल्मीकि नगर से एंट्री लेती है और असल में बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक नेचुरल बॉर्डर यानी प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसके अलावा ये यूपी और बिहार का एक बेहद महत्वपूर्ण जॉइंट रिवर प्रोजेक्ट भी है। अब पर्यावरण के नजरिए से देखें तो बिहार में 3 इंटरनेशनल लेवल की रामसर साइट्स मौजूद हैं। बेगूसराय का कांवरताल वेटलैंड और जमुई के 2 डैम, नागी और नकटी। इसके साथ ही यहाँ राज्य का इकलौता नेशनल पार्क भी है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। सच कहा जाए तो ये सभी मिलकर इस जगह के इकोसिस्टम को काफी रिच और इम्पोर्टेंट बनाते हैं। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ऐतिहासिक धरोहर। जमीन और नदियों को तो हमने समझ लिया। अब जरा उन प्राचीन साम्राज्यों और आंदोलनों पर नजर डालते हैं जिन्होंने आज के बिहार की नींव रखी। आज हम जो बिहार का मैप देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। 1912 में ये बंगाल से अलग हुआ, फिर 1936 में उड़ीसा इससे अलग हुआ और साल 2000 में झारखंड अलग हो गया। इस तरह बार बार बंटवारे का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि ज्यादातर खनिज संपदा राज्य से बाहर चली गई। हालांकि सब कुछ नहीं गया। आज भी जमुई में सोने के भंडार हैं और रोहतास में पायराइट जैसे कुछ बहुत अहम मिनरल्स पाए जाते हैं। अब अगर आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो इस इलाके का जो जज्बा था वो एकदम कमाल का था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विद्रोह इतना तेज था कि अंग्रेजों ने तंग आकर सारण जिले को ऑफिशियली अपराधी जिला यानी ऑफेंडर डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया था। और हाँ, सिवान जिले का जीरादेई गांव भी यही है, जिसे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। अब थोड़ा और पीछे प्राचीन काल में चलते हैं। एक समय था जब ये पूरी दुनिया के लिए एजुकेशन का सबसे बड़ा हब हुआ करता था। सोचिए, यहाँ एक नहीं बल्कि 3 विशाल प्राचीन विश्वविद्यालय थे। कुमारगुप्त का बनाया हुआ वर्ल्ड फेमस नालंदा, धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला और गोपाल का ओदंतपुरी, ये ऐसी जगहें थीं जहाँ दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। ये सब तब तक चलता रहा जब तक कि बख्तियार खिलजी ने आकर नालंदा को आग के हवाले नहीं कर दिया। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, संस्कृति, मेले और कला। पुरानी इमारतों और इतिहास से निकलकर अब जरा यहाँ की आज की जीवंत परंपराओं और गजब की कला के बारे में बात करते हैं। यहाँ के कुछ खेतीबाड़ी की चीजें इतनी खास हैं कि उन्हें बचाने और पहचान देने के लिए सरकार ने प्रतिष्ठित जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया है। जैसे मुजफ्फरपुर की वो मीठी शाही लीची, हाजीपुर का मशहूर केला और हाँ, मिथिला का वो मखाना जो आज पूरी दुनिया में बड़े चाव से खाया जाता है। ये सब चीजें इस राज्य की एक बहुत ही खास पहचान बनाती हैं।
वैसे तो पूरी दुनिया में पहचाने जाने वाले छठ पूजा जैसे महान त्योहार यहाँ की धड़कन हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे मेले भी लगते हैं जो सच में आपको हैरान कर देंगे। जैसे मधुबनी का सौराठ मेला। यह कोई आम मेला नहीं है, बल्कि यहाँ शादियां तय की जाती हैं। और सबसे मजेदार बात पता है, इस मेले में सिर्फ और सिर्फ नौकरी पेशा या रोजगार वाले लोगों की ही एंट्री होती है। जी हाँ, बेरोजगारों के लिए इस मेले में सचमुच कोई जगह नहीं है ना एकदम अलग। और अगर हम कला यानी आर्ट की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग और 52 बूटी कला को कौन नहीं जानता। इन्होंने तो अपनी एक अलग ही ग्लोबल पहचान बना ली है। जयंती जनता एक्सप्रेस ट्रेन हो, मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारें हों या फिर संसद का राज्यसभा परिसर, ये खूबसूरत आर्ट हर जगह दिख जाएगी। महासुंदरी देवी और शशिकला देवी जैसे दिग्गज कलाकारों की मेहनत ही है कि आज जापान के टोकामाची म्यूजियम तक में इन पेंटिंग्स को सहेज कर रखा गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, जनसांख्यिकी और प्रशासन। इतनी सारी बातें जानने के बाद अब वक्त है कुछ हार्ड डेटा और नंबर्स को देखने का, जिनसे ये पूरा राज्य चलता है। जरा इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल को देखिए। लगभग 10.4 करोड़ की आबादी वाले इस बड़े से राज्य को 38 अलग-अलग जिलों में बांटा गया है। इसके अलावा 243 विधानसभा सीटें, 75 विधान परिषद सीटें और 40 लोकसभा सीटें। ये नंबर्स ही बता देते हैं कि इतने बड़े और विविध राज्य को चलाना कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। अब एक बहुत ही जरूरी डेटा पॉइंट पर बात करते हैं, सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात। अभी के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ हर 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि गोपालगंज जिले में ये रेशियो पूरे राज्य में सबसे बेहतरीन दर्ज किया गया है। एजुकेशन यानी शिक्षा की बात करें तो ओवरऑल साक्षरता दर लगभग 61.8% के आसपास है, लेकिन यहाँ एक बड़ा जेंडर गैप साफ दिखता है। जहाँ पुरुषों की साक्षरता 71% है, वहीं महिलाओं की साक्षरता 51.80% पर है। ये अंतर साफ बताता है कि अभी इस दिशा में काफ़ी काम करना बाकी है। हालांकि कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जैसे रोहतास जिला जो 73% की कुल साक्षरता दर के साथ एक बहुत ही अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। इतनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने के साथ साथ ये राज्य अपनी प्राचीन धरोहर और आज की नई शैक्षिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा। हमने इसका भूगोल देखा, इतिहास समझा और डेटा भी जाना, लेकिन सच तो ये है कि इस अद्भुत जगह की असली कहानी हर रोज यहाँ के लोगों की मेहनत और जज्बे से लिखी जा रही है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।